फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस फिफ्थ सेशन के अंदर विच इज अबाउट करंट अफेयर रिवीजन। आई एम श्योर यू आर अवेयर दैट करंट अफेयर रिवीजन मॉड्यूल एट प्रो टैलेंट आर वन ऑफ द वेरी यूनिक वन। यूनिक इसलिए है और एक्सक्लूसिव इसलिए है बिकॉज सच काइंड ऑफ कंटेंट इज नॉट, you can say, easily available. More importantly, we ensure that the examination is asking your 360 degree perspective and that's what we try and cover. ठीक है, सो हमने आपके लिए छोटे छोटे मुद्दे कवर करे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करें. सो दैट इज द फर्स्ट मॉड्यूल इज अबाउट लीगल न्यूज. दिस इज सेकेंड सेशन ऑन लीगल न्यूज. देन वी टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप. ठीक है, तो उसके 2 सेशन हुए आपके लिए. ठीक है, जो चौथा सेशन हमने किया था, ठीक है, दैट वाज अबाउट यू कैन से important people, and now we are doing this session number 5. Let me start to talk about the important events connected to this. दोस्तों, ये last lab to CLAT is a one of the wonderful program. You should take it because इस मॉड्यूल के अंदर we provide lot of good quality content. ठीक है, जो आपको एंड मौके पे मदद करेगा, तो आप उसको मिस ना करें. ठीक है, सिमिलरली वी हैव अ वेरी गुड MHCT कोर्स. ठीक है दोस्तों, दैट्स एन ऑनलाइन कोर्स एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल एट जस्ट 5129 रुपीज. ठीक है, सो जल्द से जल्द उसको लीजिए, उसको मिस ना करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्लैट 2022 स्मार्ट रिविजन मॉड्यूल इज अवेलेबल, सो डोंट मिस आउट. दिस इज अवेलेबल एट जस्ट 499 रुपीज. ठीक है, सो दोस्तों इसको लेना भूलिएगा मत. ठीक है, इस स्मार्ट रिविजन कोर्स के अंदर we have ensured all the important current affair part, all the important sections are covered, all the important issues are covered. Let's start to talk about today's legal news. दोस्तों, Supreme Court. Okay, so let me talk about the first point. The idea is, in this legal news, what do? Whether a new law is made, new rules are made, or new Supreme Court judgments are being made. हम उसके बारे में बात करेंगे. दोस्तों, डेथ सेंटेंस, ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू. भारत के अंदर आर्टिकल नंबर 21 के मुताबिक वी हैव राइट टू लाइफ. ठीक है, बट वी डोंट हैव राइट टू टेक अवे लाइफ. राइट टू टेक अवे लाइफ इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल विद द स्टेट. बस बिल्कुल सही बात है. स्टेट हमारा यू कैन से लाइफ छीन सकता है. दैट इज व्हाट द राइट दे हैव. ओके, अब क्या वो आर्बिटरीली रैंडम वे में हमारी लाइफ ले सकता है? ऑब्वियसली नहीं. ठीक है, तो ये डिबेट काफी सालों से चला, दैट शुड वी अलाउ डेथ पेनल्टी और नॉट. सो सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया. ठीक है, कम्यूट करना मतलब रिड्यूस करना. तो कम्यूट मतलब एक पेनल्टी से दूसरी पेनल्टी से रिप्लेस करना. ठीक है, सो दे कम्यूटेड you can say a death sentence of a man who was convicted of a rape and a murder of a 7-year-old girl to a life imprisonment. ठीक है, and thereby this is very important. दोस्तों, ये बड़ा important है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा that he shall not be entitled to premature release or remission before undergoing actual imprisonment for a period of 30 years. ठीक है, so death sentence देंगे. ठीक है, उसको death sentence को कम्यूट किया और उसका ये मतलब नहीं है कि उसको पहले जल्दी छोड़ दिया जाए या उसका लेकिन से जो पेनल्टी है उसको रिमिट किया जाए. नहीं, ठीक है, उसको 30 ईयर तक तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी. ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा दैट इट इज अनसेफ टू ट्रीट दिस केस एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी. सो दोस्तों, यहाँ से हमें यह पता होना चाहिए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का मतलब क्या हुआ. रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का मतलब ये है कि अगर कोई क्राइम हुआ जो बहुत ही यू कैन से रेयर एंड नॉट जस्ट रेयर बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी होगी, तभी डेथ पेनल्टी दी जाएगी. कोई भी यू कैन से क्राइम के लिए हर बार यू कैन से डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी. ठीक है, द कोर्ट एडवाइज ट्रायल कोर्ट टू कंसिडर द मिटिगेशन फैक्टर्स इन फेवर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट. जब भी ट्रायल कोर्ट किसी को डेथ पेनल्टी देने की कोशिश करती है तो कोशिश किया जाए टू आइडेंटिफाई आर देयर एनी मिटिगेटिंग फैक्टर्स. इफ देयर आर मिटिगेटिंग फैक्टर्स, सो उन मिटिगेटिंग फैक्टर्स को ध्यान रखा जाए और यू कैन से डेथ पेनल्टी की जगह पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट करा जाए. दिस इज व्हाट द कोर्ट ऑलवेज यू कैन से टेल्स देम. ठीक है, सो दोस्तों, कोर्ट ने रेफर किया द प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी. Now, what is the meaning of penology? Penology is the study of the punishment of crime and prison management. ठीक है, सो ये क्रिमिनोलॉजी का एक डिवीजन है पेनोलॉजी, और पेनोलॉजी का
प्रिंसिपल कैसे डेवलप होगा, पेनोलॉजी का प्रिंसिपल ऐसे डेवलप होगा कि हम जनरली ह्यूमन लाइफ को सेफगार्ड करें, विच मीन्स हम लोगों को डेथ पेनल्टी ना दे, हम उसको जेल में रखें, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे, ठीक है, 30 ईयर तक, 40 ईयर तक, या उसकी इगेन से जब तक वो मर नहीं रहा है तब तक उसको इगेन से जेल में रखे, ये सब करे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ऐसे कौन से क्राइम के लिए आईपीसी में डेथ पेनल्टी क्लियर कट बोली गई है? पहला, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सेक्शन 121। उसके अंदर ये क्लियर कट बोला है कि भैया अगर कोई बंदे ने, जैसे अजमल कसाब के ऊपर आरोप क्या था, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, ठीक है। सो बेसिकली कोई भी म्यूटिनी अगर एक्चुअली कमिट करी गई है उसको अबेट करना, सेक्शन 132, अबेट इज सपोर्ट करना, ठीक है। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ, सेक्शन 194, विच मीन्स अगर कोई बंदा लेकिन से उसके ऊपर आरोप है कि इस बंदे ने किसी का मर्डर किया है और वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में शायद घुस सकता है, और उस समय पे कोई बंदे ने फॉल्स या फैब्रिकेटेड एविडेंसेस दिए है जिसकी वजह से वो बंदा, उस बंदे को फांसी की सजा हो रही है, तो भैया ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। एंड मर्डर, सेक्शन 302, इसके लिए आईपीसी में क्लियर कट सजा, दैट इज डेथ, ठीक है ना, ताज़ीरात हिंद, सजाए मौत घोषित किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, देर आर लॉज, ठीक है, दैट प्रोवाइड डेथ पेनल्टी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अपार्ट फ्रॉम आईपीसी। आईपीसी के अलावा कहां पर? पहला, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अबेटमेंट ऑफ सती अगर किसी ने किया, ठीक है, तो भैया उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, ठीक है, गिविंग फॉल्स एविडेंस लीडिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ एन इनोसेंट मेंबर बिलोंगिंग टू SC/ST, ठीक है, SC/ST के बंदे के ऊपर फॉल्स एविडेंस देकर, ठीक है, उस बंदे का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो भैया ये बिल्कुल लेकिन से डेथ पेनल्टी में चला जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, दैट इज पोक्सो, ठीक है, विच इज बेसिकली 12 साल से छोटे बच्चे का, माइनर का रेप करना, विच इज बैड, ठीक है। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, NDPS एक्ट 1985, जहाँ पे फाइनेंस करना, प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, इन सब में जो रिपीट ऑफेंडर है उनको डेथ पेनल्टी हो सकती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA 1967, ठीक है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एक्ट, उसके अंदर कुछ अगेंस्ट सर्टन प्रोविजंस के द्वारा उनके मेंबर्स को, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस को डेथ पेनल्टी दी जाती है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में एक रेजोल्यूशन पास किया था कॉलिंग फॉर मोराटोरियम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेथ पेनल्टी, ठीक है। Two-thirds of the countries in the world has abolished this death penalty. India has not, you can say, removed it, and we still have death penalty going on, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या याद रखना है? पॉसिबली ये डेट्स, मतलब सॉरी ये एक्ट्स, और यू कैन से आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है। Women in judiciary, I believe this is going to be very important, you can say point, ठीक है, in this year's examination, ठीक है। दोस्तों, आपको पता होगा आज जो सिटिंग जजेस है, ठीक है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस है, उनमें से देयर आर 4 जजेस आर फीमेल जजेस, ठीक है। सो ये याद रखिएगा दोस्तों। सो इसके साथ कुछ और बैकग्राउंड हम एक बार समझ ले। सो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने करीबन 37 विमेन कैंडिडेट एंड आउट ऑफ 192 कैंडिडेट को हाई कोर्ट जजेस के लिए अपॉइंट किया था। उसके द्वारा ये हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहली बात, जस्टिस एना चेंडी, ओके, जस्टिस एना चेंडी became the first woman judge in any court of India in 1939. Later on, in 1959, she became the first woman judge of any high court of India. Okay, that's number 1. Number 2 you should know is Justice Fatima Bibi became the first woman judge of Supreme Court in India in 1989. Okay, दोस्तों, Supreme Court since independence has witnessed appointment of only 11 women judges,
ठीक है. प्रेजेंटली देर आर 4 सिटिंग फीमेल जजेस आउट ऑफ टोटल 33 जजेस. ठीक है. अभी तक कोई भी वुमन has not become the Chief Justice of India. That's very important. In India, there are 25 high courts and only 81 women judges are present out of 1078. High Court of Manipur, Meghalaya, Patna, Tripura, Telangana, Uttarakhand, they do not have any women high court judges, sitting judges. Okay, that is very important. Okay, so ये चीज याद रखने की जरूरत है. क्लियर है. चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है. FCR एक्ट इज वेरी मच इन द न्यूज दिस ईयर. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों. दिस इज कनेक्टेड टू NGOs. दोस्तों NGO आर नोन एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जिनका बड़ा काम होता है दोस्तों सोसाइटल डेवलपमेंट के ऊपर सपोर्ट करना. गवर्नमेंट जो काम नहीं कर पाता है वहाँ पे NGO बहुत अच्छी तरीके से लास्ट से माइल तक सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. दोस्तों ये एक सिस्टम ऑफ नेटवर्क बनाते हैं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेशन बनाते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को मदद करते हैं. दोस्तों NGO को फंडिंग की ज़रूरत होती है और ये फंड कहाँ से लेकर आते हैं? दे ब्रिंग फंड फ्रॉम वैराइटीज ऑफ द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज यू कैन से लोकल और वेदर इट इज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और वेदर इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ से ये फंडिंग लेकर आते हैं. ठीक है. और कभी कभार जब ये फंडिंग लेकर आते हैं दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी to fulfill the requirement of those people who are funding them. ठीक है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है? बड़ी सिंपल से रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो बोले ठीक है वो ही बातें करते रहना. which means they may be biased. ठीक है. they may possibly give some kind of you can say support to those activities which are against nation. ठीक है. सो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें उनके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है. तो क्या लॉ है उनके खिलाफ? तो उनके खिलाफ जो सबसे महत्वपूर्ण लॉ है विच इज कॉल्ड FCRA, विच इज नोन एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. ठीक है. 2010 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया था. अब उसमें बड़े अमेंडमेंट करे गए. अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया? भाई अगर आप एक NGO हो, अगर आप फंडिंग लेकर आओगे, फॉरेन फंडिंग, ठीक है, आप लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बट यू मस्ट हैव ओनली वन अकाउंट जहां पे आप फॉरेन फंडिंग आएगा एंड दैट टू ओनली एट वन बैंक एंड दैट टू ओनली एट वन सिटी विच इज दिल्ली में SBI ब्रांच के ऊपर होगा. दैट्स इट. ठीक है. चलिए ये भी मान लेते हैं. अब उसके बाद क्या किया? भाई जो भी फंडिंग आएगा उसका 85% मनी विल गो टू द पीपल. ठीक है. हु आर you can say for whom you got the money, उनके लिए जाएगा. 15% will go for the administration activity. Now that becomes very difficult because administration activities are reasonably large. पर क्या करें, इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं. ठीक है. FEMA is another act which restricts any kind of foreign money. ठीक है. तो फॉरेन मनी का पूरा मैनेजमेंट कम्स अंडर FEMA. दोस्तों FEMA के पहले FERA हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट. ठीक है. ये फॉरेन का पैसा विच इज अनकाउंटेड, विच इज अनडिस्क्लोज्ड, अगर पैसा होगा उसको ये क्रिमिनल घोषित करता था और लोगों को उसको लिए जेल होती थी. ठीक है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये बिल्कुल याद रखिएगा FCRA. उसके अलावा बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक 1948 है जहाँ पे NGO को रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर दिस एक्ट. ठीक है. जो भी उनकी एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रेंथ हो, कम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 50 हो या 100 हो, तो भी उनको यहाँ पे रजिस्टर करना ज़रूरी है. एंड वेदर दे आर कवर्ड इन RTI, NGOs, ठीक है, which are getting substantial funding from government are bound to give information to the public. So they are covered under RTI. Okay, याद रखिएगा दोस्तों. Similarly, जो NGO है उसके पास अपने खुद के फंडामेंटल राइट है. ठीक है. दे हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, दे कैन डू दैट. ठीक है. विच इज फंडामेंटल राइट. DPSP के द्वारा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड रूरल एरिया, ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी. ये सुनो. और कॉन्करेंट लिस्ट में मैनेजमेंट ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों रूल बनाएंगे. उसके बारे में बात है. तो FCRA सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, उसके बारे में ये साल भर बातें चली है. ठीक है. 8th शेड्यूल के अंदर
ठीक है, लैंग्वेज के बारे में बात है दोस्तों। बिहार गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट वी वांट भोजपुरी लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। आज की तारीख में 8th शेड्यूल में देर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है दोस्तों, आउट ऑफ 22 इनिशियली 14 वर इंक्लूडेड, उसके बाद यू कैन से 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस दे वर लिस्टेड, they were added later on, like Tamil in 2004, Sanskrit in 2005, Kannada in 2008, Telugu in 2008, Malayalam in 2013 and Odia in 2014. The last language which was included, that is Odia. Okay, ठीक है। सो आज की तारीख में कितने लैंग्वेजेस है? 22। ओके, 22 लैंग्वेजेस है, ओरिजिनली 14 थे। ओके, चलो बढ़िया दोस्तों। भोजपुरी लैंग्वेज का 8th शेड्यूल में आने से क्या फ़ायदा होगा भाई? जिसकी वजह से भोजपुरी लैंग्वेज को प्रमोट करना होगा, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड देने के बारे में बात होगी, तो ये सब मिल सकता है दोस्तों। इट्स एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, इट इज स्पोकन इन पूर्वांचल रीजन, बिहार एज वेल एज इन सर्टन तिराई रीजन ऑफ नेपाल, वहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, वेस्टर्न बिहार में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ वेस्टर्न झारखंड में ये प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज फिजी की फिजी हिंदी है। ठीक है, और वो एक तरीके से भोजपुरी ही लैंग्वेज है। ठीक है, सो इट्स अ माइनॉरिटी लैंग्वेज एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस। 8th शेड्यूल याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ आपको पता होना चाहिए 10th शेड्यूल किसके बारे में है दोस्तों, बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे जल्द से जल्द बताइए 10th शेड्यूल किसके बारे में है। ऑनलाइन गेमिंग was banned in Karnataka and Karnataka High Court strike down the major portion of Karnataka Police Amendment Act 2021, ठीक है, which said that online gambling, online skill-based gaming platform like Rummy Circle, Fantasy Sports, पोकर, ये सबको बैन करेंगे। और यू कैन से हाई कोर्ट ने इस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया, विच मीन्स दिस गेम्स आर अलाउड। ठीक है दोस्तों, ये जो बैन किया था उसमें उन्होंने क्या बोला था? हाई कोर्ट ने कहा दैट द अमेंडमेंट, ठीक है, ऑन 3 ग्राउंड्स आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। इट इज वायलेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स का फंडामेंटल राइट, इट इज वायलेटिंग लिबर्टी एंड प्राइवेसी का अधिकार, एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार। सो लॉ क्लियरली बोलता है दैट लुक, दिस इज यू कैन से अ गेम ऑफ स्किल, नॉट अ गेम ऑफ लक। ठीक है, एंड देयर बाय इफ द लॉ सेज कि अगर आप गेम ऑफ स्किल को आप अलाउ कर रहे हो और गेम ऑफ चांस को आप कैंसिल कर रहे हो तो बराबर है, पर लॉ ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, उन्होंने क्लियर कट दोनों को अलाउ कर दिया। ठीक है, और ये भी बोल दिया कि लॉ के पास मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास कॉम्पिटेंसी है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो लॉ नहीं बना सकते। दोस्तों, कर्नाटका के अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी ऐसा लॉ बनाया था। ठीक है, और मद्रास हाई कोर्ट ने 2021 में उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया था। इन 2021 सितंबर में केरला हाई कोर्ट ने भी इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को क्वॉश कर दिया था। दोस्तों, क्या इसको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मॉरली देखा जाए तो आजकल बहुत सारे यंग बच्चे इसी में फंसे पड़े रह जाते हैं और पैसों में बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से उसको बैन तो करना चाहिए। ठीक है, अब क्या उसको बैन, ठीक है, इन द नेम ऑफ गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल वाले मुद्दे पे करना चाहिए, या यूथ उसमें फंसा हुआ है और इसकी वजह से उसको बंद कर देना चाहिए? ठीक है, इस ग्राउंड पे करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो दूसरा ग्राउंड अगर लेते तो बहुत अच्छी बात होती। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले लॉटरी पे अपना जजमेंट दिया था। उन्होंने कहा था दैट स्टेट लेजिस्लेचर हैज अ राइट टू इम्पोज टैक्स ऑन द लॉटरीज कंडक्टेड बाय अदर स्टेट्स विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। ठीक है, which means, for example, let's say if you are from Maharashtra and you are taking lottery from, let's say, Meghalaya or Sikkim, ठीक है, आपको वहां से पैसा कमाना है, आपने पैसे कमाए, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा महाराष्ट्र को। ठीक है, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो सिक्किम में जो लॉटरी चल रही है उसके लिए महाराष्ट्र के लोगों को बैन नहीं कर सकता। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस गैम्बलिंग एंड बैटिंग आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो गैम्बलिंग और बैटिंग दूसरे स्टेट में हो रही है, वहां पे अलाउड है, तो वो अगर कोई परचेस करता है तो उसको जीएसटी पे कर देना है और वो अलाउड है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। हिजाब के बारे में काफ़ी बड़ा हल्ला रहा इस बार कर्नाटका, वो तो बड़ा न्यूज़ में रहा। एक तो बैटिंग और गैम्बलिंग मुद्दे के लिए न्यूज़ में रहा, अब आया हिजाब का रो, ठीक है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने, ठीक है, बहुत सारी पिटिशंस सुन रहे थे, ठीक है, दे विच वॉज चैलेंजिंग गवर्नमेंट्स ऑर्डर ऑफ बैनिंग हिजाब इन गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन सा ऑर्डर था? सेक्शन 133 सब क्लॉज 2 ऑफ Karnataka Education Act 1983. This provision grants power to state to issue direction for government educational institutions to follow. ठीक है दोस्तों, इन 2013, ठीक है, स्टेट had issued डायरेक्टिव मेकिंग यूनिफॉर्म कंपल्सरी फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो इसकी वजह से ऐसा बोला गया कि जो हेड स्कार्फ पहनते हैं वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है ना, वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, और यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है। जो लोग उसके खिलाफ थे वो कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि भैया देखिए, यूनिफॉर्म इज पार्ट ऑफ आवर रिलीजियस अगेंस्ट फ्रंट, तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम हेड स्कार्फ के पहने बगैर आएंगे नहीं आपके पास, ठीक है। तो बोला ये तो गलत बात है। कोर्ट ने ये बोला कि देखो, अगर आप कहीं ना कहीं, ठीक है, आप अगर ये बोलते हो कि हेड स्कार्फ है, हिजाब जो है वो आपका एक से इम्पोर्टेंट रिलीजियस एक से पार्ट है, रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, ठीक है, तो भैया हम थोड़ा रिलीजन देखेंगे और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे। हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, धर्म के कोई पार्ट में ये नहीं लिखा है कि हेड स्कार्फ कंपल्सरी है, ठीक है, और ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली जो लोग मुस्लिम्स होंगे, ठीक है, जो लोग मुस्लिम लीगल फ्रेटर्निटी से होंगे, वो इसके बारे में कहीं ना कहीं लीगली ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे और बोलेंगे कि ये एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट ने तो क्लियर कट बोल दिया। अब ये बात पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा डांट लगाई थी कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, और ऐसा मत किया करो, ठीक है, आपको जो ऑर्डर दिया गया है वही फॉलो करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई और हेड स्कार्फ का कोई कनेक्शन नहीं है, एग्जाम देने जाओ, ठीक है, और हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, क्या करना है, पर अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा करके डांट लगा दी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव, ठीक है, कि पढ़ाई के साथ कोई रिलीजियस मुद्दों को कनेक्ट करके न गवर्नमेंट को कुछ गलत करना चाहिए, न एक इंडिविजुअल को, ठीक है, उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करके मुद्दा बड़ा उठाना चाहिए। पढ़ाई को पढ़ाई रखे, ठीक है, मतलब जो आदमी पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को भी उसको बारे में गलत नहीं करना चाहिए, और कोई आदमी को भी, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन को भी धर्म के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी लेकिन से एजुकेशन की चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये गलती दोनों तरफ की है, ठीक है, ये दोनों पार्टीज की गलत है। एक तरफ एक ऐसे गवर्नमेंट गलत कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो एक ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट थी ये डिमांड कर रही है, वो दोनों गलत है। मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैरिटल रेप। दोस्तों सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी इज ऑल अबाउट रेप रिलेटेड चार्जेस, यस और नो, ठीक है। दोस्तों आईपीसी इसमें एग्जेम्प्ट करता है फॉर अ मैन हु इज डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ, ठीक है, सो देयर इज नो ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है। अगर वो वाइफ 15 साल से छोटी है तो पक्का ही रेप है, ठीक है, पर अगर 15 साल से बड़ी है, ठीक है, और वो उसकी वाइफ है, तो देन अगर वो फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो भैया वो रेप नहीं माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इश्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब दो लोग साथ में रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं है ना, एक इनसे जोर जबरदस्ती कहीं ना कहीं होती है, छोटी मोटी जोर जबरदस्ती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर अगर वो बड़ी जोर जबरदस्ती होती है, वायलेंस होता है, ठीक है, रेप होता है, तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। पर लड़ाई उसी बात की है कि वर्डिंग कैसी करी जाए, किसको फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स कहा जाए। छोटी मोटी जोर जबरदस्ती अगर किसी ने करी, ठीक है, और उसकी वजह से फिर अगर कल उठ के कोई बड़ा लेकिन से झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, ठीक है, ना उसकी वजह से पर किसी और चीज की वजह से, तो उस मतलब जो छोटी मोटी जोर जबरदस्ती थी उसको मुद्दा उठाकर, ठीक है, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो हमने जॉनी डेप और अम्बर हर्ड के बारे में देखा ही देखा है ना। जब पति पत्नी या दो लवर साथ में आते तो इतना प्यार होता है, इतनी प्यार मोहब्बत होती है कि मतलब हम सोच नहीं सकते, ऐसे म्यूजिक बजते उनके कानों में और एक दूसरे के जान देने के लिए तैयार है, पर जब वो टूटता है, ठीक है,
और वो एक दूसरे के इतने बुरे दुश्मन बन सकते, इतनी खट्टी चीज़ें, इतनी बुरी चीज़ें, खट्टी तो क्या, इतनी कड़वी चीज़ें एक दूसरे को बोलते हैं कि क्या ही सोचे हम। ठीक है, आपने देखा होगा अम्बर हर्ड और जॉनी डेप का पूरा केस, मतलब आप तो रेगुलरली उसको फॉलो ही करते होंगे। ठीक है, तो भैया ये समझिए कि ये मैरिटल रेप का वही प्रॉब्लम है। ठीक है, कहाँ पे उसको हम रोके, कहाँ पे उसका टर्मिनोलॉजी लेकर आए, उसके बारे में बड़ा डिबेट चल रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। नाउ द पॉइंट हियर इज, ठीक है, जो मैरिटल रेप है वो किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करेगा, कौन से अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करेगा। सो वन ऑफ द अधिकार विच इज कॉल्ड कंजुगल राइट्स। ठीक है, सो कंजुगल राइट्स आर द राइट्स क्रिएटेड बाय मैरिज, दैट इज राइट ऑफ अ हस्बैंड ओवर अ वाइफ। ठीक है, और राइट ऑफ अ वाइफ ओवर अ हस्बैंड। ठीक है, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। ठीक है दोस्तों, ये लॉ रिकग्नाइज करता है कि ये पर्सनल लॉ के द्वारा भी कंजुगल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, विच आर डीलिंग विद मैरिज एंड डाइवोर्स, एंड ऑल्सो क्रिमिनल लॉ के द्वारा भी। ठीक है, लाइक कि भाई कंजुगल राइट है, स्पाउस को दूसरे स्पाउस की तरफ से एलिमनी मिलना चाहिए, मेंटेनेंस का पैसा मिलना चाहिए, तो ये दोनों के द्वारा ये एक्सेप्टेबल है। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड सेक्शन 22 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, इट एम्पावर्स हस्बैंड और वाइफ to move to a local court and complain that other party has withdrawn from the marriage without a reasonable cause, and therefore the court should give me order to have a conjugal rights to be restituted. That is called restitution of conjugal rights. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी उस बात से तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अलाउ करेगी। ठीक है, तो मैरिटल रेप इज कनेक्टेड टू कंजुगल राइट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनारियो क्रिएट हो रहा है। अपने लिए तो नहीं, अपने लिए तो बहुत ईजी है। सेक्शन 375 याद रखना, मैरिटल रेप के बारे में याद रखना, कंजुगल राइट्स के बारे में बात समझना, अपने लिए तो बहुत ईजी है। पर जिन लोगों को लॉ बनाना है, ठीक है, उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST रिजर्वेशन के लिए, है ना, इस साल बड़े बड़े जजमेंट दिए। उनमें से एक बड़ा जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी यार्ड स्टिक which determine the inadequacy of representation of SC ST candidates in government jobs. So दोस्तों SC ST का रिजर्वेशन किस वजह से दिया जाता है? SC ST काफ़ी सालों से, बरसों से पिछड़ी हुई जाति के लोग थे। ठीक है, जिनको कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलता नहीं था, तो वो लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रहे। ठीक है, तो अब उनको रिजर्वेशन मिलता है। क्यों रिजर्वेशन मिलता है? क्योंकि इवन टुडे in government jobs, in higher education, their representation is not very adequate as per their population. ठीक है, तो वो बरसों से चली आ रही परंपरा थी कि उनको कभी आगे नहीं रखना है। ठीक है, तो इसकी वजह से उनको रिजर्वेशन दिया गया। अब वो रिजर्वेशन आगे बढ़ता ही गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कभी एडिक्वेट हुआ नहीं। ये सुनो, तो क्या एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई जजमेंट देना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लुक, रिजर्वेशन इज अ पॉलिटिकल मैटर, रिजर्वेशन इज अ पॉलिटिकल मैटर, सो वी कांट कम टू दैट यार्ड स्टिक कि ये नंबर दे दीजिए तो हम बोलेंगे कि भैया ये इनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हम बोल नहीं सकते। ठीक है, और इसलिए जजमेंट ने जज सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा दैट द कैडर, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट, नॉट द क्लास और ग्रुप और एंटायर सर्विस एज ए यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा। विच मीन्स अगर हम बोले IAS कैडर में अगर किसी को रखा गया है, सो वी बॉदर अबाउट IAS कैडर, वी डोंट टॉक अबाउट द ग्रुप और एंटायर सर्विस, उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। ठीक है, विद द रिकग्निशन ऑफ कैडर एज ए यूनिट ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा, कोर्ट सेट असाइड द अर्लियर जजमेंट ऑफ BK पवित्रा केस। दिस इज कनेक्टेड टू जर्नैल सिंह केस। ठीक है, उसके द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है, पवित्रा का केस उन्होंने साइड कर दिया। Adequate representation of SC ST community ought to be left to the respective state to determine, and Supreme Court can't lay down any yardstick. ये clear cut बोल दिया। ठीक है, so that is very crucial, याद रखें। Moving towards next point, Assam Cattle Preservation Act 2021 was in the news. ठीक है, primarily because there were some stringent amendments were being made. थोड़े से स्ट्रिंजेंट अमेंडमेंट हो चुके थे आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्या चेंजेस करे गए टू चेक द स्मगलिंग टू बांग्लादेश
and prohibit interstate transport of cattle to and from Assam without any valid document. दोस्तों कैटल्स, ठीक है, बड़ा यू कैन से ट्रबलसम इश्यू है पूरे देश के अंदर, बड़े बड़े केसेस होते रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि कैटल्स का खरीदारी बिकवाली ट्रेडिंग बहुत होता रहता है और उसको यू कैन से जैसे मार दिया जाता है, ठीक है, मीट के लिए, तो यू कैन से और मतलब मिल्चिंग काउ और मिल्चिंग एनिमल्स को मार डालना इस बैंड प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो जो भी प्रोहिबिटेड चीज़ है उसमें लोगों को ज़्यादा करने की इच्छा हो जाती है काम, ठीक है, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है। दे ऑल्सो मैंशन दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यू कैन से पर्टिकुलर एक्ट इज टू रिमूव सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, certain prevailing restrictions with the aim of facilitating the utilization of cattle for animal husbandry and agriculture purpose. Agriculture purpose और you can say animal husbandry के लिए अगर यूज करेंगे तो बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने दे दी है। ओके, चलिए ग्रेट। फिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बड़ा न्यूज में रहा, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था मुद्दा नीट का। क्या नीट में, है ना, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होना चाहिए, ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके बारे में बात पहुंची। और जब ओबीसी की बात चल रही थी वहीं पे ईडब्ल्यूएस के बारे में सवाल पूछ लिया गया, ठीक है। ये बोला कि क्या ये 8 लाख रुपया का जो आपने क्राइटेरिया रखा है, ईडब्ल्यूएस का इनकम क्राइटेरिया जो आपने रखा है 8 लाख रुपए का, कि क्या वो सही है ना, ठीक है। इसके बारे में सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने। गवर्नमेंट ने कहा कि यस इट इज वैलिड, ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यू कैन से चेंज एनीथिंग। सो डिबेट यही चली कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में दोनों के इनकम के मेथड अलग अलग है ना, ठीक है ना, तो क्या करे, उसको 8 लाख रखे कि ना रखे, दैट इज वेयर द इश्यू इज। सो उन्होंने कहा कि यस दिस इज एक्सेप्टेबल। अनदर आर्ग्यूमेंट केम कि अरे क्रिमिनल और ओबीसी में तो 8 लाख का तो मुद्दा है नहीं, ठीक है, तो बोला वो अलग है, ठीक है, वहां पे ओबीसी का क्राइटेरिया है, ओबीसी के साथ इनकम की बात है, यहाँ पे प्योर इनकम की बात है, एंड देयर बाई ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनकम क्राइटेरिया हैज टू बी मोर स्ट्रिंजेंट फॉर ईडब्ल्यूएस बिकॉज आप ईडब्ल्यूएस के बेसिस के ऊपर ही सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हो। सो क्या क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। सो दोस्तों, नंबर 1 द पर्सन हैज टू बी अ जनरल कैंडिडेट, सबसे पहली बात। नंबर 2 पूरे फैमिली की ग्रॉस इनकम शुड बी बिलो 8 लाख रुपीज, ठीक है। दिस इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज सच एज एग्रीकल्चर, सैलरी, बिजनेस, सब इंक्लूड होती है। फैमिली शुड नॉट ओन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ साइज, you can say 5 acre or more. Family should not own a residential flat of area more than 1000 square feet. Family should not own a residential plot of more than 100 square yard, ठीक है, and family should not own a residential plot if they are in not म्यूनिसिपालिटी, ठीक है, तो वो 200 स्क्वायर यार्ड से बड़ा आपका प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल लेकर आए थे दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट रूल थे दोस्तों। ये रूल के अंदर क्या बड़े चेंजेस आए उसको नोट किया जाए। 3 स्टेजेस, 3 टियर सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन विल हैव अ जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट having a value of goods or services paid that does not exceed 50 lakh rupees। पहले वो 1 करोड़ हुआ करता था, तो अब उसको 50 लाख का कर दिया। पहले 1 करोड़ से 10 करोड़ के लिए जाना पड़ता था स्टेट में, अब बोल दिया 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में स्टेट कमीशन के पास जाएंगे। नेशनल कमीशन के पास पहले 10 करोड़ के लिए जाना पड़ता था, अब 2 करोड़ के लिए भी जाना, मतलब आप नेशनल कमीशन पे जा सकते हो। ई कॉमर्स को भी इस जुरिसडिक्शन में डाल दिया, ठीक है। एंड दोस डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लाइक एमवे जो पिरामिड स्कीम चलाती है, ठीक है, या मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाती है, उसको क्लियर कट प्रोहिबिट कर दिया। और इसीलिए आपने सुना होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, ठीक है, एमवे के सभी 5.5 साढ़े 7 हज़ार एक से करोड़ के जो एसेट थे उसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वन टू बी नोटेड दोस्तों। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नोट इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम टू प्रमोट इट, और उसके द्वारा 6 again say 1 district 1 product brand have been launched। वेरी इंपॉर्टेंट वन दोस्तों, ये नोट किया जाए। कहाँ की कौन सी लॉन्च करी गई है? अमृत फल विच इज आंवला जूस इज कमिंग फ्रॉम गुरुग्राम। कोरी गोल्ड विच इज कोरिएंडर पाउडर का नाम दिया कोरी गोल्ड, ठीक है, वो कोटा राजस्थान से आया। काश्मीरी लाल मिर्च के लिए काश्मीर मंत्र विच इज कुलगाम,
जम्मू कश्मीर का आया। हनी मधु मंत्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बनाया जाता है, ठीक है। दिल्ली से दिल्ली बेक्स का, ठीक है। होल व्हीट कुकीज एंड लेकिन से रागी फ्लावर का ब्रांड सोमदाना थाने का बनाया गया। ये 6 डिस्ट्रिक्ट के 6 प्रोडक्ट्स हैं। अभी इससे शुरुआत हुई है, ठीक है दोस्तों। मलयालम लैंग्वेज की एक न्यूज़ चैनल थी, उसको उसका ब्रॉडकास्ट लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, ठीक है। दैट इज़ होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया था। दोस्तों कौन से लॉ के द्वारा उसको लाइसेंस बैन कर दिया और क्या ग्राउंड के ऊपर लाइसेंस बैन कर सकते हैं? होम मिनिस्ट्री ने, ठीक है, अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 के द्वारा, ठीक है, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट उसको बैन कर दिया दोस्तों, ठीक है। नॉट जस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी के बेसिस के ऊपर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है और उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का वास्ता देकर केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 के द्वारा उसके ऊपर बैन किया जा सकता है। तो यही मलयालम लैंग्वेज की न्यूज़ चैनल को बैन किया गया है, ठीक है। ओबीसी कोटा 27% ओबीसी कोटा इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ नीट, ठीक है, आर अलाउड। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली, हम उसको निकाल नहीं रहे, ठीक है। दे सेड देयर इज यू कैन से लैक ऑफ डेटा ऑन ओबीसी, मानते हैं, ठीक है, लैक ऑफ डेटा है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उसकी वजह से उनका ये यू कैन से रिजर्वेशन है वो खत्म करें। ओके, सो दैट इज SECC करना चाहिए, विच इज सोशली एजुकेशनली कास्ट सेंसस करना चाहिए, विच इज कास्ट बेस्ड ऑन यू कैन से दी कास्ट बेस्ड सेंसस, है ना। तो ये क्वांटिफाइबल डेटा तो होना चाहिए। हाउएवर आर्टिकल नंबर 15 जो इक्वालिटी के बारे में बात करता है, उस इक्वालिटी में ये 27% कोटा फॉर रिजर्वेशन इज एक्सेप्टेबल। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज इन द न्यूज, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक क्रिमिनल अपील बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ हो रही थी, उस समय पे उन्होंने बिहार गवर्नमेंट ने उनको एक सील्ड कवर सबमिट किया। चीफ जस्टिस से बोला आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस सील्ड कवर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सील्ड कवर? सील्ड कवर का मतलब होता है कि बहुत बार गवर्नमेंट in the name of you can say सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मामले में या पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को केस के दौरान, है ना, कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान इंफॉर्मेशन सबमिट करती है इन अ सील्ड कवर फॉर्मेट, ठीक है। तो जब ये सील्ड कवर में देती है तो दूसरी पार्टी को तो पता ही नहीं चलता है। तो चीफ जस्टिस बोलते हैं ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये गलत बात है, मैं नहीं लूंगा। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना साहब ने बोल दिया कि मैं नहीं लूंगा, आप भैया पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने बताइए। दोस्तों राफाल फाइटर जेट डील के बारे में जब करप्शन के बारे में बात हुई तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सील्ड कवर दिया था। सिमिलरली भीमा कोरेगांव का केस हो गया या BCCI रिफॉर्म के बारे में बात हुई, हर बार ये सील्ड कवर आता है और सील्ड कवर की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी होती रहती है, ठीक है। क्या स्टेट के पास पावर है आइडेंटिफाई करना माइनॉरिटी को? तो यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा द स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू ग्रांट माइनॉरिटी स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लिंग्विस्टिक, ठीक है। मतलब हिंदूज को भी माइनॉरिटी बोल सकते हो। पूरे देश में हिंदू मे बी इन मेजोरिटी बट इन दिस सिनारियो, ठीक है, आप अगर उनको माइनॉरिटी में रखना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा माना गया, ठीक है। ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, ठीक है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ध्यान रहे। बहुत सारे स्टेट लाइक लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, मणिपुर और पंजाब में हिंदूज आर इन माइनॉरिटी, ठीक है। तो हिंदूज को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, ऐसा डिमांड किया गया। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 में एक बड़ा अमेंडमेंट करना पड़ा क्योंकि 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दैट इज साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट को मर्ज करके एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में डाला गया। दोस्तों 2011 में इसको चेंज किया गया था, 3 अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए थे, पर उसकी वजह से अनाप शनाप खर्चे होने लगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होने लगा, सक्सेसफुल चीज़ें होने नहीं लगी और इसकी वजह से आज
तो सब कुछ ई गवर्नेंस के द्वारा होता है। तो इतनी ज़्यादा हमें यू कैन से म्यूनिसिपालिटी क्यों चाहिए? एक ही म्यूनिसिपालिटी से सब कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मर्ज करने के बारे में बातें हुई। Criminal Procedure Identification Bill 2022 is very important. President of India has given assent to this, ठीक है, which empowers police and prison officer to obtain physical and biological samples of the convicts. दोस्तों ये है प्रीवियस एक लॉ था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को ये रिपील करके ये एस्टैब्लिश करेगा कि भाई यही लॉ लगेगा अभी। ओके, तो पहले क्या होता था, से फिंगरप्रिंट, यू कैन से पाम प्रिंट्स, फुटप्रिंट लिए जाते थे। अब सब कुछ फोटोग्राफ, आइरिस, रेटिना स्कैन, बायोलॉजिकल, फिजिकल सैंपल, उनका एनालिसिस होगा, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स लाइक सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, ठीक है, ये सब का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ये सब का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये डेटा इंक्लूड करा, किसका डेटा लिया जाएगा? एनी अरेस्टेड पर्सन इंक्लूडिंग you can say during the preventive detention also, or any convicted person, arrested as well as convicted। और ये डेटा कौन कलेक्ट करेगा, किसके पास रखेगा? एनसीआरबी के पास डेटा होगा, ठीक है। और ये डेटा कब तक, कैसा फॉर्मेट में होगा? डिजिटल फॉर्मेट में होगा। कब तक रखा जाएगा? 75 ईयर्स के लिए रखा जाएगा। Collection, storage, processing or destroying power will be in the hand of NCRB and that will be collected at the national level. I hope it is very clear to everyone. ग्रेट दोस्तों, ठीक है। सो दिस वॉज अ वंडरफुल मॉड्यूल। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड डोंट मिस आउट टू परचेज दिस लास्ट लैब टू क्लैट MSCT का कोर्स एंड दिस स्मार्ट रिविजन मॉड्यूल। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।